Hi everyone, my name is Nidhi and I have secured rank 286 and welcome to One Academy. Today we'll be discussing about what mistakes that you need to avoid while doing your civil services preparation. I also cleared in my later attempts, so I also want to give this message to all of you that please try to avoid these kind of mistakes while you are doing your preparation because सिविल सर्विसेज का जो प्रेपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होता है एंड आई अंडरस्टैंड किस तरीके के चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं वाइल डूइंग योर प्रेपरेशन सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट you know take help from only those whom you trust, and you also take care of your mental health as well while doing your civil services preparation. A very brief introduction about me: that I have secured rank 286 in Civil Services Examination 2020. I have done my graduation and post graduation in chemistry from Hansraj College, Delhi University. I belong to Sonipat, Haryana. आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे मृणाल सर के, प्रतीक नायक सर के जो लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं। और यदि आप मेरी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी जो है आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग से रिलेटेड, तो आप मेरी फ्री लाइव क्लास सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ माई कोड निधि 286। The first biggest mistake is that the first biggest mistake that we make while our the first biggest mistake that we make while doing also the first biggest mistake that we make while doing our civil services preparation is not having a strategy और वी फॉलो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़। यूजुअली क्या होता है कि आप यूट्यूब पे जब आप देखेंगे तो देर आर एन नंबर ऑफ़ स्ट्रैटेजीज़। जितने लोगों ने क्लियर किया है ऑब्वियसली उतने ही नंबर ऑफ़ स्ट्रैटेजीज़ होंगे। आप हर साल देखेंगे टॉपर्स को, दिल टेल यू डिफरेंट थिंग्स बिकॉज सबका जो स्ट्रेंथ है और सबका जो वीकनेस है वो सेम नहीं हो सकता। हर एक इंसान यूनिक है, तो सबके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे और सबके जो वीकनेसेस हैं वो भी डिफरेंट होंगे। तो जो सबसे पहले आपका एक इम्पॉर्टेंट काम बनता है आपके प्रति जब आप सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन में एंटर कर रहे हैं, दैट इज़ दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। आपको कभी कभी लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ कुछ है, लेकिन हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर यू अंडरस्टैंड दैट इज़ योर वीकनेस। तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स भी रखने हैं वाइल एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। क्योंकि जो अगर आपने गलत आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ मान लिया, आप उस पर काम नहीं करेंगे, या फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है आपने उसको वीकनेस मान लिया, आप उसी पे काम करते रह जाएंगे। तो कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स भी रखिए कि आपके इंटरेस्ट है कि नहीं, आपका ऑलरेडी जो कंटेंट वहाँ पे आप याद है कर पा रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे आपके पास इनफ ऑफ रिसोर्सेज हैं या नहीं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फिर आप एनालाइज करके आपको ध्यान रखना है कि आप जो स्ट्रैटेजी हैं किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं या फिर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को ना फॉलो करें। क्योंकि काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या सूट करेगा। तो देयरफॉर इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो अपनी स्ट्रैटेजी है आप खुद ही क्यूरेट करें। आपको लगता है कि आपकी आंसर राइटिंग वीक है, या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वीक है, या आपका एसए पेपर वीक है, या आपका एथिक्स में मार्क्स नहीं आ रहा, या आपका प्रीलिम्स कमज़ोर है, तो आपको एनालाइज करना है कि आपको किस स्टेज पे, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी आ रही है, एंड देन आप अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे, उस थीम पे, उस पर काम करिए। और द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी मेक इज़ दैट हमारा जब प्रिलिम्स क्लियर नहीं होता है, व्हाट हैपन्स दैट वी ट्राई टू फोकस ऑल आर एनर्जी ऑन प्रिलिम्स रादर देन फोकसिंग अपॉन मेंस एग्जामिनेशन। यदि आप प्रिलिम्स पे फोकस करते रहेंगे तो आप मेंस जब आएगा तो आप उसको कैसे करेंगे। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप प्रीलिम्स और मेंस को साथ साथ लेके चलें। यदि फॉर एग्जांपल आपने सिविल सर्विसेज 2021 में आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है एंड आप 2022 के एग्ज़ाम में आप वापस से रीअपियर होने वाले हैं और आप अभी भी प्रीलिम्स का ही पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस।
आपको फोकस करना है अभी आंसर राइटिंग पे, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, अपने मेंस पे, कि जब भी आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेंस लिखने का, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा, आपकी रैंक को डिसाइड करेगा। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि स्ट्रैटेजी जो है वो अकॉर्डिंगली ही बनाएं आप, कि किस स्टेज पे आप फेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो वीक एरिया सिर्फ वही है, उसके इन एंड अराउंड भी कुछ एरियाज हो सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली एक जो है स्ट्रैटेजी क्यूरेट कर लें अपने लिए। देन समटाइम्स वी फोकस टू मच ऑन प्लान बी, या फिर हम अपने प्लान बी पर ध्यान नहीं देते। तो एक मिडिल पाथ यहाँ पे लेके आपको चलना है, कि ना ही टू मच ऑफ फोकस ऑन प्लान बी, ना ही टू मच ऑफ इग्नोरेंस ऑफ प्लान बी। तो हमेशा आप जो है फ्यूचर को या पास्ट को लेके काफ़ी सोचते होंगे कि एग्ज़ाम का साइकिल काफ़ी बड़ा है, 1 साल का प्रिपरेशन एटलीस्ट चाहिए, 1 डेढ़ साल का उसके बैक एंड में, एंड देन 1 ईयर ऑफ एग्ज़ाम का साइकिल जो प्रोसेस चलता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक जो बैकअप की अगर हम बात करते हैं या प्लान बी की बात करते हैं, आई मेड दिस मिस्टेक ऑफ नॉट मेकिंग अ प्लान बी विच गेव मी, यू नो, I gave my 100% while doing my preparation, but at the same time, it always confused me. What if not civil services? So it becomes important. Just give a thought about it. If not civil services, what else? Because it is a practical decision to at least think about it. If not working towards it. तो हमेशा एक जो छोटा सा पोर्शन ऑफ टाइम है आप उस पर फोकस कर सकते हैं एक प्लान बी के बारे में, बट नॉट टू मच, कि ऐसा ना हो कि आप टू मच अपने प्लान बी पर ही करने के चक्कर में आप जो अपनी सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन है वो ऑफ द ट्रैक हो जाए। तो दोनों ही चीज़ों का हार्म है, एक मिडिल पाथ आप जो है लेके चल सकते हैं यहाँ पे। देन द नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी मेक वाइल ड्यूरिंग आर प्रेपरेशन इज प्रोक्रास्टिनेशन। हमेशा हम जो है पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में बट सोचते ही रहते हैं कि क्या होगा अगर नहीं होगा तो, या फिर हमारा पिछले टाइम पे प्रीलिम्स नहीं हुआ या मेंस क्लियर नहीं हुआ या फिर इंटरव्यू तक आके रह गए। तो वी फोकस टू मच आर एनर्जी ऑन रिजल्ट्स रादर देन फोकसिंग आर एनर्जी ऑन आर एक्शंस, कि हम आज को जो है चेंज करके अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन प्रेजेंट। देखिए जो आपका प्रेजेंट हुआ तो आपके पास्ट के क्यूमुलेटिव जो भी आपने एक्शंस लिए, जिस भी तरीके के सर्कमस्टांसिस से हम होके आए, हो सकता है कुछ डिफ़िकल्ट टाइम्स हम देख के आए हों, और उसके बेसिस पे जो है वो आपका प्रेजेंट है। लेकिन जो आपका फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं, इफ़ नॉट सर्कमस्टांसिस जो आप कंट्रोल ना कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपका एक्शन जो आप आज करेंगे, जो आप प्रेजेंट में जो आप एक्शन करने वाले हैं वो आपके हाथ में है। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद के लिए भी कुछ एक डेडलाइंस रख लें, एक प्रॉपर प्लान रख लें, जिससे आपकी जो ये हैबिट है प्रोक्रेस्टिनेशन की वो आप अवॉइड कर सकें। देन वी फोकस टू मच ऑफ आर एनर्जी ऑन डे ड्रीमिंग, कि हम लबासना में जाएंगे तो ये करेंगे, या फिर जब हम ये सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो ये करेंगे। ऑल्सो अवॉइड दैट। डे ड्रीमिंग का काफ़ी बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही है कि आप जो अपने एक्शंस से जो अपना माइंड है वो आप डाइवर्ट कर लेते हैं टूवर्ड्स अनप्रोडक्टिव थिंग्स, जो कि आपके किसी काम नहीं आने वाला। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ही आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, वरना नहीं। Then next factor or the next biggest mistake that we make while our preparation, while we do our preparation, is that answer writing. We start answer writing from day one. काफ़ी सारे मिथ्स हैं कि आप डे वन से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, आप जो है ये डेली आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ हैं इनमें पार्टिसिपेट कर लीजिए डे वन से। देखिए आपको सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखनी है बात, दैट इज़ यू हैव टू रीड। जो भी आपका सिलेबस है एटलीस्ट 2 रिविजन्स आप जो हैं उसका वो कीजिए। सबसे पहले रिवीजन रीडिंग में आप जो है अपना कंटेंट बिल्ड कीजिए, अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिली कि नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट रिवीजन या नेक्स्ट रीडिंग में आप क्या करेंगे, आप अपना जो अंडरलाइनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट करके आप मेक श्योर कि आपको समझ में आने के बाद आपको आइडेंटिफाई कर सकें कि इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये मुझे ध्यान रखना है।
तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लें, फिर आप एक रिवीजन कर लें एंड देन स्टार्ट मेकिंग नोट्स एंड उसके बाद ही ट्राई कीजिए कि आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए, बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग आंसर राइटिंग विदाउट कॉन्टेंट. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्टेक्स्ट से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आप डे वन से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी, या फिर आप जो डेली राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट कि आप किस सब्जेक्ट की, किस थीम की, किस टॉपिक की प्रेपरेशन कर रहे हैं, किस टॉपिक में आपका जो है वीकनेस है और उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है. आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाए हुए हैं और उसके बाद आप उसके आंसर राइटिंग करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर पेपर में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की. जैसे GS1 की अगर हम बात करें, सपोज यू वांट टू इम्प्रूव योर सोसाइटी का आंसर राइटिंग, तो कॉन्टेक्स्ट तो बनेगा नहीं जब आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें. वहाँ पे तो एथिक्स का भी, पॉलिटी का भी, इकोनॉमी का भी, पेपर 1 का भी, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आप देखेंगे कि आपको जो है कंटेंट नहीं आ रहा है, आप एथिक्स भी पढ़ने जाएंगे, आप पेपर 3 भी पढ़ने जाएंगे, फिर पेपर 2 भी पढ़ने जाएंगे, फिर पेपर 1 भी पढ़ने जाएंगे, विच यू कांट डू एट द सेम टाइम. आपको टर्न वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज जो है आपको रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, उसका रिवीजन आपको करना पड़ेगा, उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, आपको उसको नोट मेकिंग करनी पड़ेगी एंड देन यू विल स्टार्ट योर आंसर राइटिंग. बिकॉज विदाउट कॉन्टेक्स्ट आपको हमेशा फिर वो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता रहेगा कि मुझे, आप जब आप एथिक्स कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मुझे पेपर 2 नहीं आता, मुझे पेपर 3 नहीं आता. आप पेपर 1 करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे पेपर 3 नहीं आता. तो हमेशा जो अपनी एनर्जी है, जो अपनी 100% एनर्जी है, वो एक पेपर पे फोकस कीजिए एट वन टाइम. उसका देखिए कि आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट, सपोज हम GS3 को ले रहे हैं तो फर्स्ट आप देख लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको वहाँ से आइडेंटिफाई करके आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए. आप इकोनॉमी कर रहे हैं या डिज़ास्टर कर रहे हैं या इंटरनल सिक्योरिटी कर रहे हैं, नॉट एवरीथिंग एट वन गो. अगर आप पेपर 3 भी उठाए हुए हैं, उसमें भी आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उसको पार्ट में ब्रेक करके उसका प्रेपरेशन कीजिए. तो आपका कंटेक्स्ट जो है कि आपका टाइम टेबल का एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए. तो इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है. एंड विदाउट कंटेंट आंसर राइटिंग डज नॉट मेक सेंस. तो कंटेंट जो है आपको बिल्ड करना है पहले. इनफ ऑफ रिविजन्स आपको आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप कंटेंट भी आपने बिल्ड कर लिया, आपने नोट्स भी बना लिए, लेकिन वंस यू स्टार्ट आंसर राइटिंग आपका एनालिटिकल पार्ट हो सकता है आपका मिसिंग हो, या फिर हो सकता है कि जो टाइमिंग्स जो हैं आपके आंसर राइटिंग के वो बहुत ज़्यादा हैं. कभी कभी जो टाइम आप ले रहे हैं 10, 15, 20 मिनट्स जब आंसर राइटिंग करते हैं, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन. Answer writing can help you improvise your time management, but at the same time you have to understand that lack of revision is an important reason behind slow speed. तो हमेशा अपना कंटेंट का जो रिवीजन है वो इनफ करें, ताकि आपकी आंसर राइटिंग की जो स्पीड है, जो टाइम मैनेजमेंट है, वो सही हो जाए. Then, the next important factor or the next biggest mistake that we make is not analyzing the cost benefit ratio. Sometimes the people जिनसे हम पूछते हैं कि प्रेपरेशन कैसे करना है, एंड दे माइट बी फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स इन सर्टेन सब्जेक्ट्स, एंड उनका जो फिर जो गाइडेंस होगा या उनके जो ओपिनियंस होंगे, जो उनके डायरेक्शंस होंगे, वो उस बेसिस पे होंगे जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किया है, रादर देन व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग. और उसके चक्कर में हो सकता है किसी का प्रीलिम्स, सपोज वो किसी ने आर्ट एंड कल्चर या वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं रीड किए, एंड देन ही फेस्ड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द एग्जाम बिकॉज ऑफ दोज सब्जेक्ट्स. एंड आपको वो बोलेगा कि आप ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आप पढ़ लीजिए. लेकिन कभी कभी हो सकता है कि उन्होंने, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री का हमने देखा लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन नहीं आया था, किसी ने नहीं रीड किया होगा सपोज, एंड वो आपको बोलेगा कि आप रीड मत कीजिए. एंड एट द सेम टाइम कोई बोलेगा कि आप उस पर टू मच फोकस कीजिए. तो हमेशा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपको पेपर को देख के एनालाइज करना है, रादर देन बेस्ड ऑन समबडी एल्सेज ओपिनियन. तो आर्ट एंड कल्चर या फिर मॉडर्न हिस्ट्री या फिर मिडाइवल एंशिएंट हिस्ट्री, जो भी हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हमें लगता है काफ़ी सारे बच्चों को पसंद नहीं होते हैं ये वाले सब्जेक्ट्स,
बट एट द सेम टाइम वी हैव टू इन्वेस्ट आर टाइम, क्योंकि अब जो पेपर का जो काफ़ी सारा प्रपोर्शन है, हो सकता है इन फ्यूचर ना हो, बट राइट नाउ यूपीएससी इज़ फोकसिंग अपॉन दीज सब्जेक्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल हिस्ट्री। तो एटलीस्ट आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बना लीजिए कि एटलीस्ट जो बेसिक क्वेश्चंस जो हैं इन सब्जेक्ट से आएंगे वो आपके गलत ना हो। भले ही जो हायर लेवल के या उसके नेक्स्ट टीयर 2 लेवल, सपोज आपने टीयर 1 लेवल आप जो है बुक से कर पा रहे हैं और टीयर 2 ना हो, तो एटलीस्ट जो आपका जो इनपुट है वो एनसीईआरटी जितना एटलीस्ट हो आपका उन सब्जेक्ट्स में भी। एंड देन inappropriate distribution of timing to different papers. This is another mistake that we make while our preparation. कई बार क्या होता है कि हम जो है अपना सारा टाइम ऐसे एथिक्स को इग्नोर करके दूसरे पेपर्स पे स्पेंड कर देते हैं, या फिर टू मच टाइम ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री जहाँ से कम पेपर आता है, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो टाइमिंग जो है आपको सबसे पहले एनालाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी दोनों ही पेपर उठाइए, दोनों आप एनालाइज कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट्स का कितना इम्पोर्टेंस है। ट्रेंड्स जो हैं आपने देखा होगा कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहे हैं, एक बार देख लीजिए। बट ये भी नहीं है कि उस पर ओवर रिलाई करना है, बट एट द सेम टाइम वहाँ से आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि आपको किन सब्जेक्ट्स पे किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। देर आर सम एवरग्रीन टॉपिक्स, तो उन पे तो फोकस करना ही करना है। जैसे प्रीलिम्स में आई ऑलवेज से कि देर आर 4 सब्जेक्ट्स जो आपके पिलर्स होते हैं प्रीलिम्स प्रिपरेशन के, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। तो इस तरीके से जो 4 आपके सब्जेक्ट्स हैं एंड पॉलिटी, तो वो आपके पिलर हैं। उसके बाद आप बिल्ड करते हैं साइंस पे, इन्वायरमेंट पे। तो आपको इसी तरीके से जो है आप एक अपना खुद से भी डिसाइड कीजिए कि कौन से टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देन लेस इम्पॉर्टेंट। एक हायरार्की उसमें आप बना लीजिए, एंड देन वहाँ पे देखिए कि आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, या कि आपको किसी में बहुत टाइम लग रहा है बट उसका आउटपुट उतना नहीं है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, तो आप थोड़ा सा उस पर जो है टाइमिंग देख सकते हैं कि अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से कहीं टाइम उसमें जा रहा है तो आप उस अवॉइड कर सकते हैं। तो टाइमिंग का डिस्ट्रीब्यूशन आपको ध्यान रखना है कि आप हर एक पेपर पे इक्वल फोकस कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे ऐसे पेपर का जो इनपुट है वो काफ़ी कम है, बट आउटपुट उसका अच्छा खासा है कि आप थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आपको 10-20 मार्क्स का जो बेनिफिट वहाँ पे मिल जाता है इजीली, अगर आप उस पर काम करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे पेपर में जाके ही आप ऐसे लिख रहे हैं। सिमिलरली जो है एथिक्स का पेपर है, आप उसमें इनपुट्स जो हैं आपके थोड़े कम कंपैरेटिवली, जैसे जीएस 1 2 3, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट से वो एक पेपर बन रहा है। 4 5 सब्जेक्ट्स आर देयर इन GS 3, सिमिलरली 3 सब्जेक्ट्स इन GS 2, 4 5 इन GS 1। तो जो इनपुट है वो काफ़ी लगता है एज़ कम्पेयर टू एथिक्स एंड ऐसे पेपर, बट एट द सेम टाइम जो मार्क्स इन्हांसमेंट होता है एथिक्स और ऐसे पेपर में जब भी आप उस पर काम करते हैं तो वो अच्छा खासा होता है। तो हमेशा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है आप एनालाइज कीजिए कि आपको किन सब्जेक्ट्स पे इनपुट ज़्यादा डालना है एंड कहाँ से आपको बेनिफिट अच्छा खासा मिलेगा। जैसे ऐसे ऐसे का पेपर, तो वहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि कितना आपको उस पर काम करना है। देन द नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी मेक इज़ द अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स। हम डिसाइड कर लेते हैं दैट विल स्टडी फॉर 12 आवर्स 14 आवर्स, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी अनरियलिस्टिक। तो इस तरीके के अनअचीवेबल गोल्स आपको नहीं रखने हैं। इट विल लीड टू प्रोक्रास्टिनेशन। आप हमेशा डिले करते रहेंगे, आज मैं 10 घंटे नहीं पढ़ पाया, 12 घंटे नहीं पढ़ पाया, अब मैं 1 तारीख से करूँगा, अब मैं इतने टाइम से करूँगा। तो ऐसे इनकन्सिस्टेंसी भी आपको अपनी प्रेपरेशन में जो है अवॉइड करनी है। आप एक कंसिस्टेंट प्लान बनाइए, काफ़ी रियलिस्टिक आपके टाइम टेबल्स होने चाहिए। आप एक वीकली, मंथली, जब भी जो भी साइकिल है जैसे प्रीलिम्स मेंस, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम टेबल्स जो हैं वो बनाइए। बेसिकली उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सिटिंग आवर्स हैं वो कितनी हैं, 6 आवर्स 8 आवर्स। आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो हो सकता है आप थोड़ा कम टाइम दे पाएंगे वीकडेज में, लेकिन वीकेंड्स पे आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो उस हिसाब से अपने टाइम टेबल्स जो हैं वो आप बना लीजिए कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स जो हैं वो एनालाइज कीजिए, कौन से आपके स्ट्रेंथ हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली आप उसके बेसिस पे ही अपना टाइम टेबल बनाइए कि आपके ये वीक एरियाज़ हैं। सपोज़ आपको करंट अफेयर्स में डिफ़िकल्टी आ रही है तो उनका एक नहीं 2 बार रिवीजन कर लीजिए उस पर्टिकुलर वीक में, 2 बार रीडिंग ले लीजिए उस पर्टिकुलर वीक में।
एंड देन जो आपका टाइम टेबल के जो टारगेट सेट करेंगे आप, तो दे शुड बी ऑल्सो वेरी रियलिस्टिक कि आप उनको अचीव कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर दिन पे। आप टॉपिक्स लिख लीजिए कि आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डिसाइड कर लेते हैं इस वीक में ये ख़त्म करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम बुक लेके भी बैठ जाते हैं, हम रीड कर लेते हैं, बट एट द एंड अगर आप देखेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी कि नहीं, वो नहीं होता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग 8 आवर्स आप बुक लेके बैठे हुए हैं और आप पढ़ भी रहे हैं, बट बाय द एंड ऑफ 8 आवर्स आपको वो चीज़ समझ आई कि नहीं, इसके लिए भी आप कुछ जो हैं एफर्ट वो लगा सकते हैं। फर्स्ट आप एक जो है स्टॉप क्लॉक वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाइमर्स, कि आप जब भी अपनी टेबल से उठेंगे आप उसको ऑफ कर लीजिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप एक्चुअल में देखिए कि आपने कितना टाइम जो है इन्वेस्ट किया है अपनी पढ़ाई पे। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप जो भी टॉपिक रीड कर रहे हैं, फिर आप उसको भी, जैसे आपने रीड कर लिया एक पेज को, एक पर्टिकुलर टॉपिक को, ट्राई टू रिकॉल कि आपको कितना समझ में आया है। उसके छोटे छोटे 5-10 पॉइंट्स बना के देखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, आप कुछ लिख पा रहे हैं उसमें से या नहीं, आप किसी को समझा पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि कई बार हम सिर्फ रीड करने के चक्कर में, ये कि हम 4 घंटे पढ़ेंगे, हमने पढ़ाई कर लिया, हमने बुक ख़त्म करनी थी, हमने वो कर ली, बट कॉम्प्रीहेंडिंग पावर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। देन आपका जो वीकली मंथली गोल्स हैं, वो आपके साइकिल के अकॉर्डिंग, कि प्रीलिम्स 3 मंथ्स बाद है सपोज, तो आपके जो वीकली टारगेट्स हैं वो लास्ट मंथ में ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएंगे, आपका रिवीजन वाला जो फैक्टर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वीकली टारगेट्स उसी के अकॉर्डिंग आपके चलेंगे, मंथली टारगेट्स फिर आपके उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एंड दे शुड बी रियलिस्टिक, जितना आप कर पाएँ। आप खुद के लिए एक एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द डे में कुछ रिवॉर्ड रख सकते हैं, विच ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रेपरेशन में आपके लिए और कोई अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स तो है नहीं अपार्ट फ्रॉम द फाइनल सेलेक्शन। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो डोंट बिकम वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ। आपको खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना है टाइम टेबल्स को फॉलो करते समय, कि 10 घंटे 8 घंटे पढ़ते समय आपको ये नहीं हो कि ये भी कम है। नहीं, you should be proud of yourself, whatever time you are investing, whatever efforts you are making towards your goal. So they should be achievable, they should be realistic, and you should not be harsh on yourself. That is the most important thing here. Then the next biggest mistake is the multiple resources that we refer to. Even I made this mistake in my first attempt. I was reading an iOS book as well as Nitin Singhania. It does not make sense. It does not make sense because you can read multiple books, but you won't do revision of one book multiple times. हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक सब्जेक्ट के लिए ट्राई कीजिए कि एक ही बुक, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। तो आप हमेशा जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हमेशा जो भी एनसीईआरटीज़ या जो भी रेफरेंस मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, उनको जितना ज़्यादा हो सके उनको मिनिमाइज़ कर लीजिए, ताकि आपकी जो रिवीजन है वो काफ़ी सारी हो सकें। जब भी आप रिवीजन जितने मल्टीपल टाइम्स कर सकेंगे, उतना ही आपका आंसर राइटिंग जो है ऑटोमेटिकली वो अच्छा हो जाएगा, या फिर जो आपके एलिमिनेशन स्किल्स हैं प्रीलिम्स पेपर में वो इम्प्रूव होंगे। उसके अलावा इससे आपको हेल्प होगी अपनी प्रेपरेशन को ट्रैक पे रखने के लिए और प्रेपरेशन का ट्रैक रखने के लिए। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि प्रेपरेशन को ट्रैक पे कैसे रखना है और प्रेपरेशन का ट्रैक कैसे रखना है। तो जब आप सोर्सेज को जो हैं मिनिमाइज़ करेंगे, तो उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। वन सब्जेक्ट वन बुक, मैंने ये मंत्र अपने, जब मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, तो देन आई केम टू दिस थिंग, बिकॉज आई वॉज मेकिंग दिस मिस्टेक कि एक ही सब्जेक्ट पे वी जस्ट मेक आर होम आर लाइब्रेरी, ये बुक भी ले लो, ये मटेरियल भी है, वी जस्ट गेट enticed by all those resources that are available in the market. Okay, this is also important, this is also important. No, try to minimize it, say no to multiple books. हमेशा उसी सब्जेक्ट को और उसी बुक को रीड कीजिए जितना रिक्वायर्ड है। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ, बिकॉज आप जिन सर्कमस्टांसिस से आ रहे हैं दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम समबडी एल्स। तो बिकॉज कंपैरिजन से तो आप हमेशा ही इसमें रह जाएंगे कि उसने ऐसे कर लिया। अब एक फ़िश जो है वो ट्री क्लाइंब नहीं कर सकती, सिमिलरली एक लायन हो सकता है वो स्विम ना कर पाए, या फिर कोई भी XYZ एनिमल दैट कांट स्विम, जस्ट टेकिंग एन एनालॉजी हियर।
तो जो कंपैरिजन है वो आप देखिए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था एंड आपको कहाँ जाना है। तो ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ टू योर सेल्फ, फ्रॉम येस्टरडे टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, what are your goals? So always try to make that. So stop comparing yourself. It should always be, वर्टिकल कंपैरिजन। वर्टिकल इन द सेंस कि आपका कंपैरिजन आपके पास से, आपके डीपर सेल्फ से, उससे आपको कंपैरिजन करना है, rather than horizontal comparison. XYZ person did this, my peers are doing this, society is pressurizing me to do this and that. That is not the way to go here. It's surely a road to misery. So stop comparing yourself. हमेशा अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कीजिए एंड वर्क अकॉर्डिंगली। देन इरेगुलरिटी एंड इनकन्सिस्टेंसी इन प्रेपरेशन। आज हम 8 घंटे पढ़ लिया, कल हम 4 घंटे पढ़ लिए, देन 12 आवर्स। इट डज नॉट मेक सेंस। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू मेक एन एक्सेल शीट, या फिर मैं अपनी वॉल पे जो है चार्ट लगा लेती थी, जहाँ पे आई यूज टू ट्राई टू कीप अ ट्रैक ऑन माई प्रेपरेशन एंड द नंबर ऑफ आवर्स एंड द नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट आई वॉज completing. आई मेड अ डायरी जहाँ पे आई यूज टू लिस्ट डाउन माई टॉपिक्स जो कि मेरे को उस पर्टिकुलर दिन एंड द सब्जेक्ट दैट आई नीड टू कंप्लीट इन पर्टिकुलर वीक। एंड उस तरीके से आप जो अपना प्रिपरेशन है उस पर ट्रैक रख सकते हैं, क्योंकि अनअचीवेबल टाइम टेबल गोल से मैं आपको बता चुकी हूँ दैट डज़ नॉट मेक सेंस। आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप अपना जो है 100% वो नहीं दे रहे हैं, आप अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स लिखेंगे, तो इससे ये सेंस तो ज़रूर क्रिएट हो जाएगा कि आप जो है अपना 100% नहीं दे रहे हैं प्रिपरेशन में। इरेगुलर स्टडी आवर्स, आज पार्टी कर रहे हैं एंड देन ऑन मंडे यू आर स्टडिंग, देन ऑन ट्यूसडे अगेन यू आर गोइंग आउटसाइड। आई थिंक एक थोड़ा डिसिप्लिन जो है आपको प्रेपरेशन में दिखाना पड़ेगा। ऑनेस्टी आपको प्रेपरेशन में टू योर सेल्फ, टू नोबडी एल्स बट टू योर सेल्फ, आपको वो दिखानी पड़ेगी कि आपको किस तरीके से जो अपनी परफॉर्मेंस है वो ट्रैक करनी है। तो उसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल्स का ऐसे नहीं कि मैं 8 बजे उठ के ही बिल्कुल पढ़ने लग जाऊँगा, नहीं। इट कैन बी यार 8 8:30 का हो जाएगा, बट इट शुड बी लाइक कि आज मेरे को ये टॉपिक ख़त्म करना है, रात को थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए अगर सुबह लेट स्टार्ट किया है तो। बट ऑल्सो थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है फॉलो कीजिए कि ट्राई टू गेट अप अर्ली, ऑल्सो गेट इन टू सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज या योगा या कुछ भी। इससे आपका जो मेंटल हेल्थ है, क्योंकि प्रेपरेशन का टाइम इतना लंबा है कि विल गेट टायर्ड ऑटोमेटिकली, सेल्फ डाउट, सेल्फ एस्टीम सब खो जाता है। सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा आता है कि आपका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप प्रेपरेशन का जब आप ट्रैक रखेंगे ना, तो जो सेल्फ डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। जब आप एक्शन, बेसिकली सपोज आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप कुछ एक्शन कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हुई है कल से, आपको अच्छा लगेगा। दैट फील गुड फैक्टर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज देर आर नो रिवॉर्ड्स। व्हाट आर द रिवॉर्ड्स हेयर? आपका जो टेस्ट सीरीज़ का परफॉर्मेंस है, आपके पर्टिकुलर प्रीलिम्स के जो आपने टेस्ट सीरीज लगाई है उसमें कैसा स्कोर कर रहे हैं आप इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, स्कोर डिप तो नहीं हो रहा, आपके नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज तो नहीं हो रही। यदि आप देखें कि 2-3 दिन कम हो रहे हैं, तो आप फोकस कीजिए कि आप नेक्स्ट डे से ही ध्यान रखें कि मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है वापस से अपने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स में, नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट आई एम कंप्लीटिंग इन अ पर्टिकुलर डे, द काइंड ऑफ गोल्स दैट आई हैड सेट फॉर माई सेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर वीक। तो उस पर भी आपको जो है ध्यान रखना है। देन इग्नोरिंग और स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन करंट अफेयर्स, दिस इज़ अनदर मिस्टेक। कि हम देखते हैं कि मटेरियल इतना सारा है मार्केट में, हम सब सारे मल्टीपल रिसोर्सेज जो हैं, अगेन यहाँ पे एक मिस्टेक हम जो है बनाते हैं, करते हैं कि इतने सारे करंट अफेयर्स को हम रेफ़र कर लेते हैं कि एट द एंड वी डोंट नो व्हाट वी रेड। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक ही सोर्स पे रेफ़र करें, एक ही सोर्स को रेफ़र करें। टाइम है, अगर आपके पास टाइम परमिट कर रहा है तो आप मल्टीपल सोर्सेज, मतलब एक को सप्लीमेंट कर सकते हैं दूसरे से। ऐसा नहीं कि 2-3-4 सोर्सेज आप रेफ़र कर रहे हैं, या फिर आप टू मच फोकस करें करंट अफेयर्स पे। एंड ऑल्सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप इग्नोर ना करें करंट अफेयर्स को, दे आर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि यूपीएससी जो है 1+1 एटलीस्ट 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स जो है अभी देखने को मिल रहा है। नॉट इमीडिएट करंट अफेयर बट प्रीसीडिंग ईयर एज वेल, थोड़ा सा आप उस पर भी फोकस कीजिए। एंड मेंस में जो है आप करंट अफेयर्स के साथ साथ अपना स्टैटिक पोर्शन पर ही ज़्यादा फोकस रखें।
We have seen people focusing too much time or devoting too much of their energy and time on current affairs. It does not make sense कि आप जो भी मंथली मैगजीन आ रहा है आप उसको रीड कर रहे हैं. आप सिलेबस को पहले जो है एनालाइज कीजिए. तो सिलेबस को भी जो देखते नहीं हैं हम, बस पेपर को देख लिया और टेस्ट सीरीज एंड ऑल दैट स्टफ, वी जस्ट गेट इंडल्ज्ड ऑन इन ऑल दोज थिंग्स. तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप सिलेबस जो है उसको ट्रैक रखें एंड देन फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि वहाँ पे क्या पूछा है, एंड देन कम टू करंट अफेयर्स कि आप करंट अफेयर्स को यहाँ पे कैसे लिंक कर सकते हैं. एटलीस्ट प्रीसीडिंग ईयर 2 ईयर्स के पेपर जो है उठा के देखिए. अब देखिए कि करंट अफेयर्स पे कितना फोकस किया गया है, कौन से रिसोर्सेज आपको हेल्प कर सकते हैं. ट्राई टू मिनिमाइज देम. तो आई थिंक आई हैव स्पेंट इनफ ऑफ टाइम ऑन एनालाइजिंग द मिस्टेक्स दैट आई ऑल्सो मेड सम ऑफ देम. So also try to avoid all these mistakes during your preparation, and all the best.